डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंग्लो बंगाल रिलेशंस में अभी तक 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें पहले क्लास में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से बंगाल मुगल साम्राज्य के अधीन एक स्वतंत्र राज्य की इकाई के रूप में उभर करके सामने आया। और दूसरे खंड में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि अंग्रेजों का प्रवेश बंगाल प्रांत में या पूर्वी क्षेत्रों में किस ढंग से हुआ। अब आज के तीसरे खंड में हम लोग ये देखेंगे कि बंगाल में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के साथ संघर्ष की स्थिति कैसे पैदा हुई और फिर अंग्रेजों ने बंगाल पर किस प्रकार से प्रभुत्व स्थापित किया। इस टॉपिक को आज के क्लास में हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में हम पाते हैं कि 10 अप्रैल 1757 ईस्वी को अलीवर्दी खां, जो उस समय बंगाल का नवाब था, अलीवर्दी खां का विवरण हम लोग पूर्व के क्लास में देख चुके थे। तो इस तिथि को जब उसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार की समस्या उभर करके सामने आई कि आखिर उसका उत्तराधिकारी कौन हो। तो जहां तक यानी अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी, ठीक है, तो जहां तक उत्तराधिकारी का संबंध है, तो इस संबंध में पाते हैं कि अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, बल्कि अलीवर्दी खां को सिर्फ 3 पुत्रियां थी। और उन 3 पुत्रियों के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या संबंध था। पुत्रियां थी, उसमें सबसे पहली पुत्री जो थी वो घसीटी बेगम थी। और ये घसीटी बेगम जो थी वो ढाका के नवाब से ब्याही गई। पूरी बात नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा क्योंकि बोल रहे हैं। और यह निसंतान, यानी इसका कोई संतान नहीं था। दूसरी जो बेटी थी उसका नाम नहीं मिलता है। तो दूसरी बेटी वो पूर्णिया के नवाब के साथ ब्याही गई। कहाँ? और इसका एक पुत्र था जिसका नाम था शौकत जंग। और तीसरी बेटी जो इसकी थी वो अमीना बेगम थी। नहीं मिलता है। और अमीना बेगम से 2 पुत्र थे, एक सिराजुद्दौला और दूसरा मीर मेहंदी। ठीक है, सिराजुद्दौला बड़ा था और मीर मेहंदी छोटा था। अलीवर्दी खां ने इस परिस्थिति में जो अपनी छोटी पुत्री का जो बड़ा पुत्र था सिराजुद्दौला, इसे ही अपना उत्तराधिकारी हाँ अपने जीवन काल में, ठीक है, उत्तराधिकारी बनाया। अब देखिए, जब सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना इसका, तो जब नवाब वो बना तो इसे दरबारी षड्यंत्र का सामना करना पड़ा। और इस दरबारी षड्यंत्र में जो लोग शामिल थे वो कौन कौन लोग थे? तो उसमें पहला नाम जो था घसीटी बेगम का था। दूसरा नाम शौकत जंग का था। तीसरा नाम
मीर जाफर का था। ये 3 नाम आते हैं। ये घसीटी बेगम जो थी वो शौकत जंग को नवाब बनाना चाहती थी। शौकत जंग को नवाब बनाना चाहती थी। और जो मीर जाफर था, जो सेनापति था, और उसका अलीवर्दी खां का बहनोई था ये, और कोढ़ रोग से ग्रसित था। ये खुद नवाब बनना चाहता था। हाँ, और ये तीनों को जो है वो प्रश्रय दे रहे थे। कौन लोग? तो जगत सेठ बंधु, इसमें 2 भाई थे, महताब चंद और स्वरूप चंद। और अमीन चंद। और अंग्रेज। तो पहले इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा रोशनाई। तो पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, फर्स्ट फेज को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि बंगाल का नवाब का जहां तक प्रश्न है, तो 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को, 10 अप्रैल 1856 ईस्वी को, गलत डेट यहां लिखा गया है, 1856। हाँ 1756 ईस्वी को जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई, तो अलीवर्दी खां जब तक जीवित रहा, तो पूर्व के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वो अंग्रेजों से मेल मिलाप की नीति करके चल रहा था। उसका बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि अंग्रेजों की तुलना उसने मधुमक्खियों से की और कहा था कि अगर इन्हें नहीं छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, और अगर इन्हें छेड़ा जाए तो काट काट कर मार देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि अंग्रेजों की शक्तियों से या उसके षड्यंत्र से अलीवर्दी खां परिचित हो चुका था, और ये बात जान चुका था वो कि इनसे अगर युद्ध किया जाएगा तो हमारी पराजय निश्चित है। और उसके पीछे कारण ये था कि अलीवर्दी खां का दुश्मन उस समय मराठे भी थे और मुगल सम्राट भी थे। तो अलीवर्दी खां के लिए संभव नहीं था कि एक ही साथ में वो 3 शक्तियों का मुकाबला करें। अगर मुगल सम्राट उसके शत्रु नहीं होते या मराठे उसके शत्रु नहीं होते, तो हो सकता था कि अलीवर्दी खां अंग्रेजों से मुकाबला कर सकता था, लेकिन 3 शत्रुओं का एक साथ मुकाबला करना उसके लिए संभव नहीं था। तो इस परिवेश में उसने ये महसूस किया कि जो अंग्रेज हैं वो हमसे नहीं हार पाएंगे, और इसी कारण से उसने कहा था कि अंग्रेजों का तुलना मधुमक्खियों से किया था कि उन्हें अगर छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार देंगी, और नहीं छेड़ा जाए तो शहद देंगी। अर्थात इस वाक्य में उसकी एक मजबूरी झलकती है। किसकी? अलीवर्दी खां। और जब उसने अपने नवासे को, यानी नाती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो उसने उसको ये सेंटेंस कहा था कि तुम अंग्रेजों के साथ जो है वो एक फासले का संबंध, एक दूरी का संबंध बना करके रखना, और हमेशा इससे सचेत रहना। अलीवर्दी खां को इस बात का पूरा पूरा एहसास था कि हमारे नवासा के लिए, नाती के लिए जो बंगाल का ताज है वो कोई फूलों का सेज नहीं है, बल्कि कांटों का ताज है। उसको अपने दरबारी षड्यंत्र का भी एहसास था। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उसने अपने नवासे को जो है बहुत सुगमता पूर्वक और सजगता के साथ शासन करने का निर्देश दिया। और अलीवर्दी खां का जो भविष्यवाणी था वो सिराजुद्दौला के सत्ता में आने के बाद बिल्कुल सच साबित हुआ। कैसे? कि जैसे ही वो मरा, तो चूंकि उसके कोई पुत्र नहीं था, 3 पुत्रियां थी, तो सबसे पहला विवाद उसके घर में ही उभरा
तो उस विवाद को आप जानिए। प्रथम पुत्री जो थी घसीटी बेगम, वो ढाका के नवाब से ब्याही गई थी और ये निसंतान थी, इसका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन बहुत दौलत था इसके पास, बहुत दौलत था। दूसरी बेटी पूर्णिया के नवाब के साथ ब्याही गई थी और इसका पति भी मर गया था, लेकिन एक पुत्र पैदा हुआ शौकत जंग, तो ये पूर्णिया का नवाब बन गया। तीसरी अमीना बेगम, जिसका भी पति मर चुका था, लेकिन इसके भी दो पुत्र सिराजुद्दौला और मीर मेहंदी, और ये अलीवर्दी खां के साथ ही मुर्शिदाबाद में रहती थी। तो ऐसी परिस्थिति में सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब जैसा ही उत्तराधिकारी बनाया उसको और ये शासक बन गया, यानी नवाब बन गया, तो उसी समय फौरन दरबार में इसके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो गया। षड्यंत्र क्यों शुरू हुआ? क्योंकि महत्वाकांक्षाएं और लोगों की भी थी। तो अब आपको एम्बिशन देखना है, महत्वाकांक्षा देखना है कि बंगाल के कंटेक्स्ट में, बंगाल के परिवेश में और किन किन लोगों की महत्वाकांक्षा। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि आप कोई चीज खरीद रहे हैं किसी दुकान से और आप एक अकेला कस्टमर है और कोई दूसरा कस्टमर नहीं है, तो आप दुकानदार से मोल भाव कर करके उसके भाव को कम कर सकते हैं और शांतिपूर्वक उस चीज को खरीद सकते हैं। लेकिन सामान एक है और उसके खरीदार बहुत सारे वहां पर इकट्ठे हो गए, तो इसका मतलब ये होगा कि उस सामान के लिए बहुत सारे लोगों की महत्वाकांक्षा है, उस सामान को पाने के लिए एम्बिशंस बहुत सारे लोगों का। तब क्या होगा कि उसकी बिक्री का पक्ष दुकानदार के पास चल जाएगा। अब वो सामान क्या होगा? नीलाम होगा। तो जिसके पास जितनी शक्ति होगी या जितना सामर्थ्य होगा, वो उस नीलामी में वो सामान को खरीद लेगा। तो इस कंटेक्स्ट में, अगर इस परिवेश में अगर बंगाल की गद्दी को हम देखते हैं, तो अगर अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बना और उस नवाब की गद्दी को पाने का सिर्फ एक ही दावेदार होता, सिराजुद्दौला, तो शांतिपूर्वक वो शासन कर सकता। लेकिन गद्दी एक थी और उस गद्दी को पाने के लिए महत्वाकांक्षा बहुत लोगों के पास है। तो इस कारण से सिराजुद्दौला अपने नाना के वसीयत के मुताबिक नवाब तो बन गया, लेकिन उसको अन्य महत्वाकांक्षाओं का सामना करना पड़ा। अब आपको देखना है कि कौन कौन लोग बंगाल के गद्दी पाने के लिए महत्वाकांक्षी थे। तो उसमें सबसे पहला नाम घसीटी बेगम का आता है। घसीटी बेगम खुद तो निसंतान थी, लेकिन वो इतना महत्वाकांक्षा थी कि वो शौकत जंग को, जो उसकी दूसरी बहन का बेटा था, उसको नवाब बनाना चाहती थी। प्रश्न उठता है कि क्यों भाई? तो इसका जवाब इतिहास ये देता है कि दौलत की भूख। घसीटी बेगम बड़ी पुत्री होने के कारण बहुत धनी हो गई थी अलीवर्दी खां के समय से, तो निसंतान होने के बावजूद भी उसके पास दौलत की जो भूख थी वो उसको अंधा किए हुए। तो वो चाहती थी कि ऐसा नवाब बने जो हमारे हाथ की कठपुतली, ताकि हमारा समृद्धि, हमारा दौलत हमेशा बना रहे और हम हमेशा प्रोस्पेरस रहे या सत्ता का उपभोग करते रहे। ये दो उद्देश्य थे और दोनों उद्देश्य की पूर्ति उसको शौकत जंग में लग रही थी कि ये बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, ये लड़का, ये हमारे अधीन रह करके शासन कर सकता है। ये जब नवाब रहेगा तो ये एक पपेट की तरह रहेगा, एक रबर स्टैंप की तरह रहेगा, और जो हम चाहेंगे उस हिसाब से बंगाल का शासन होगा। तो घसीटी बेगम का ये महत्वाकांक्षा था, तो एक इसकी महत्वाकांक्षा टकराई। दूसरा मीर जाफर था, जो रिश्ते में बहनों ही लगता था अलीवर्दी खां का, कोढ़ रोग से ग्रसित था। इसके बारे में सुंदरलाल कहते हैं कि इतना ज्यादा कोढ़ था कि इसके निकट लोग जाने से हेच खाते थे, नहीं जाना चाहते थे। लेकिन बहनोई होने की वजह से ये सेनापति बना हुआ था, पद पर था, इसलिए इसका वैल्यू था। तो इसकी भी महत्वाकांक्षा थी मिर्जाफर की कि जब अलीवर्दी खां नवाब नहीं रहेगा, मर जाएगा, तो हम बने नवाब। क्योंकि इस्लामिक लॉ के मुताबिक अगर देखा जाए तो अगर किसी का पुत्र नहीं हो
तो उसका उत्तराधिकारी उसकी पुत्री का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, पितृ पक्ष से ही कोई हो सकता है। तो इस तरीके से उस आधार पे मीर जाफर जो है वो अपने आप को नवाब बनना चाहता था। तो दो दावेदारी यहां पर हो गई। अब आइए कि ये लोग अकेले नहीं थे, ये तो दरबार के अंदर के लोग थे, इनकी महत्वाकांक्षा जागी हुई थी, इनको प्रमोट कर रहे थे, प्रश्रय दे रहे थे। कौन लोग? अपने हित के लिए। तो बंगाल में उस समय एक जगत सेठ था, जगत सेठ बंधु, ये बैंकर था। बंगाल का बैंकिंग व्यवस्था की नींव इसने डाली थी, और इसका बैंकिंग व्यवस्था सिर्फ बंगाल में नहीं था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी हुंडियां चलती थी। और चूंकि इसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय हो गया था महाजनी का, इसलिए जगत सेठ का हित जो था वो अंग्रेजों के साथ जुड़ गया था। इसका विचार यह था कि अगर अंग्रेज बंगाल में अगर सत्ता में आएंगे तो हमारा व्यापार और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। क्यों? क्योंकि बंगाल के नवाब का अधिकार विदेशों में नहीं है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन, भारत के अलावा अन्य दूसरे देशों में भी इसका प्रभाव है। तो यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तालमेल कर लेंगे या अंग्रेजों के साथ तालमेल कर लेंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने पूंजीवाद को बढ़ा सकते हैं। ये जगत सेठ का इंटरेस्ट था, इसलिए उसकी इच्छा क्या थी कि नवाब जितना जल्दी हो समाप्त हो और उसकी जगह पर जो है वो अंग्रेज सत्तासीन हो जाए। एक और व्यक्ति था अमीन चंद, ये व्यापारी था कलकत्ते का, एक सिख व्यापारी था ये, और ये भी चाहता था कि हमारा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फले फूले, और उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहभागी जो थे वो अंग्रेज बनते, ना कि नवाब। तो कैपिटलिस्टों में दो नाम, जगत सेठ बंधु और अमीन चंद, ऐसा था कि जो नवाब का विरोधी था अपने आर्थिक हित के कारण। कर्नल वेली एक रिसर्चर है, एक हिस्टोरियन है, उन्होंने इस बात का नवीनतम उद्भेदन किया है कि आखिर जगत सेठ बंधु और अमीन चंद ने क्यों साथ दिया अंग्रेजों का। तो ये हित उनका सिद्ध रहा था अंग्रेजों से, आर्थिक हित, इसीलिए इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। और अंग्रेज की जो भूमिका थी, क्यों प्रश्रय करना चाह रहे थे? तो अंग्रेज भारत में 1608 से स्थापित थे, लेकिन 1608 से 1757 तक जो उनकी भूमिका थी वो एकमात्र व्यापारी की थी, और व्यापार में उनको लाभ हो रहा था। लेकिन अभी लगभग 150 वर्षों तक रहने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि इस लाभ को और बढ़ाया जा सकता है। कैसे? तो यदि भारत पर की जो राजनीतिक स्थिति है वो अब काफी डमाडोल, कोशिश उन्होंने तो आपने देखा औरंगजेब के समय में की थी, लेकिन विफल हो गए थे। तो विचारधारा उनके पास थी पहले से कि हम भारत के राजनीतिक शक्ति में राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ में ले लें, और जब हाथ में लेंगे तो हमको हमारा व्यापार और विकसित होगा और हमको आर्थिक लाभ और अधिक होगा। लेकिन 17वीं शताब्दी में उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मुगल अभी काफी शक्तिशाली थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य हुआ वो काफी परिवर्तित कर हुआ। और वो परिवर्तन क्या था? कि राजनीतिक विरंखिलता की स्थिति, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की स्थिति पैदा हो गई, और जिसमें एक देशी रियासत दूसरे का मित्र नहीं था बल्कि शत्रु था। और जो मजबूत मुगलों का शासन था वो अब कमजोर क्षेत्रीय राज्यों में विभाजित हो गया। और अंग्रेज इस बात को आसानी से समझ रहे थे कि हम एक एक करके, चूंकि इनमें संघातिकता और शत्रुता का संबंध इन देशी रियासतों में, तो हम एक को पराजित करेंगे, दूसरा खुश होगा कि मेरा दुश्मन हार रहा है, और ऐसे में धीरे धीरे करके हम सबको पराजित करके भारत के राजनीतिक सत्ता पे कब्जा कर लेंगे। और जब राजनीतिक सत्ता हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम अपने मनमानी शोषण जो है भारत का कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नवाब के दरबार के अंदर दो लोगों की महत्वाकांक्षा थी, घसीटी बेगम की और मिर्जा जाफर की।
और दरबार से बाहर जो था वो 3 लोगों की महत्वाकांक्षा थी, एक जगत सेठ का, दूसरा अमीन चंद का और तीसरा अंग्रेजों का। और इन 5 की महत्वाकांक्षा के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। क्लियर? जगत सेठ बंधु लिखे हैं, मतलब जगत सेठ बंधु का मतलब 2 भाई, ठीक है। तो एक भाई का नाम था महताब चंद और दूसरे भाई का नाम था स्वरूप चंद। ये दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं जगत सेठ बंधु। तो ये बहुत कम किताबों में मिलता है। तो कभी ऑब्जेक्टिवली हम, मेरा चूंकि उद्देश्य ये रहता है कि हम आपको पढ़ाएं इस ढंग से कि अगर वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो भी आप देने में सक्षम हो, अगर सब्जेक्टिव आए तो भी आप देने में सक्षम हो। आपको अभी अभी जो यूपीएससी का इस वर्ष का जो क्वेश्चन आया, आपने देखा कि किस ढंग से सवाल पूछ रहा है। एंशिएंट से भी पूछा है, मॉडर्न से भी पूछा, मिडाइवल से ही पूछ सकता है। तो बिना अच्छा, आपने देखा कि 10 क्वेश्चन है उसका रेशियो, 1-2 क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इस सेक्शंस को आप हटा देते हैं तो क्या आप यूपीएससी निकाल पाइएगा? तो कभी नहीं। यानी एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक आपको अच्छा ग्रिप लेकर के चलना पड़ेगा। जीएस में यूं ही नहीं आप पास कर देते। तो ये एक दिन में नहीं होता है, ये एक क्रम है जो धीरे धीरे चलता है। और आप विषयवार, बिंदुवार उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें याद होती है, समझ में आती हैं, और तब अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो एक टॉपिक को विहंगम रूप से समझने की कोशिश की जाए, किसी को हल्के में नहीं लिया जाए। सवाल कहीं पर से भी राइज हो सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गया बंगाल का नवाब। अब दूसरा टॉपिक हम बनाते हैं कि नवाब और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। ठीक है ना? अब सवाल पैदा ये होता है कि नवाब और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष क्यों? तो इसका कारण था, इस टॉपिक का जो कारण था वो कारण था दोनों की महत्वाकांक्षा। और इस महत्वाकांक्षा के कारण दोनों के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है? कारण मत बोलिए, बल्कि जो आधार आप शब्द इस्तेमाल कीजिए कि संघर्ष का आधार क्या था, बेस क्या था। तो दोनों की महत्वाकांक्षा था और इसके लिए, महत्वाकांक्षा के लिए निम्न कारण जो थे उस संघर्ष के लिए उत्तरदायी। उसमें बिंदुवार हम वर्णन कर देते हैं और फिर एक्सप्लेन कर देंगे। पहला कि राज्य अभिषेक का मान। ठीक है? दूसरा घसीटी बेगम का मान। तीसरा कोठी न दिखाने का मामला। चौथा
दरबारी षड्यंत्र में हस्तक्षेप। पांचवा, किलेबंदी का मामला। अब देखिए 5 बिंदुओं को हम समझेंगे तो हमें नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई उसका कारण पता चल जाएगा। तो कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन कारणों का आधार जो है वो एक होता है। तो सबसे पहले आधार को हम लोग देखें कि आखिर संघर्ष का आधार क्या था, बेस क्या था। तो हमने कहा कि संघर्ष का आधार जो था वो दोनों की महत्वाकांक्षा थी। महत्वाकांक्षा को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? किसी से आप संबंध स्थापित कीजिए तो अगर संबंध के स्थापना में उसकी महत्वाकांक्षा को आप नहीं देखें तो फिर आपसे संबंध सही नहीं बन पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कि आप हमसे पढ़ने के लिए आए, तो अब दोनों की महत्वाकांक्षा का पता होना चाहिए। एक टीचर की महत्वाकांक्षा क्या है? तो टीचर की महत्वाकांक्षा एक ये हो सकती है कि साहब हमको स्टूडेंट से सिर्फ पैसा कमाना है, पढ़ाना नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये हो सकती है कि नहीं, हमको स्टूडेंट को पूरी बात बतानी है ताकि उनका सिलेबस कंप्लीट हो। अब स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि टीचर के इन दोनों मानसिकताओं में से वो पहचाने कि आखिर टीचर की कौन सी मानसिकता है। अगर टीचर की मानसिकता को महत्वाकांक्षा को ये जान लिया तो फिर अपना संबंध उससे निर्धारित करेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर टीचर के बारे में ये जान लिया कि टीचर की महत्वाकांक्षा सिर्फ पैसा कमाना है तो निश्चित रूप से उससे वो पढ़ नहीं पाएगा। पैसा जब तक आता रहेगा तब तक ठीक है, नहीं आएगा तो वो फिर पूरा ले लेगा तो नहीं पढ़ाएगा। इसीलिए आजकल टीचरों के यहाँ आप जाइएगा तो देखिएगा एक परिपाटी के लिए डाउन पेमेंट कीजिए। जहां जहां डाउन पेमेंट होता है आप गौर से देखिए कि वहां महत्वाकांक्षा यही होती है टीचर की कि वो धन कमा ले, सिलेबस कंप्लीट करे या ना। लेकिन जहां टीचर का महत्वाकांक्षा रहता है कि नहीं हमको पढ़ाना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो धन पर ध्यान तो देता है लेकिन उतनी ही सीमा तक जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो, जिसका उसका व्यक्तिगत जीवन चल सके, कि उसकी संस्था चल सके, इससे अधिक नहीं देना। तो छात्र का ये जवाबदेही है कि वो पहचाने कि टीचर की महत्वाकांक्षा है। अगर पहली वाली है तो ना पढ़े और दूसरी वाली है तभी पढ़े उससे। तो इस तरीके से छात्र को टीचर की महत्वाकांक्षा का जानना अनिवार्य है। बिना महत्वाकांक्षा जाने संबंध का अगर स्थापना होता है तो उसमें तनाव पैदा होगा, झगड़े पैदा होंगे। बात समझिए। इसी तरीके से टीचर को भी छात्र की महत्वाकांक्षा जानना जरूरी है। उसकी क्या, उसकी भी मुख्य रूप से दो ही महत्वाकांक्षा होगी। एक कि नहीं भाई एन केन प्रकारेण हमको कुछ भी हो, हमको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, मेरा ये उद्देश्य है, मेरी ये महत्वाकांक्षा है। और दूसरा कि हमने दूसरों को देख करके एक अहम तुष्टि के लिए, एक आत्म संतुष्टि के लिए हम यहाँ चले आए। हम जानते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन एक है कि देखते हैं तो किसी स्टूडेंट्स के अंदर भी इस तरीके की दो महत्वाकांक्षाएं पाई जाती है। अब टीचर का दायित्व है कि उस महत्वाकांक्षा को पहचानना। अगर पहचान लेता है टीचर और जान लेता है कि नहीं इसकी महत्वाकांक्षा जो है वास्तव में पढ़ना है, तो फिर उससे कोई विवाद पैदा नहीं हो। लेकिन अगर वो जान गया कि नहीं इसका उद्देश्य पढ़ना नहीं है, इसका उद्देश्य सिर्फ आत्म संतुष्टि है, तो फिर उससे तनाव पैदा होगा, विवाद पैदा होगा। वैसे तो टीचर
भगा दे, ना पढ़ाए तो ज्यादा बेहतर। तो हम एक एग्जाम्पल देके आपको इसलिए बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण कोई काम करने के लिए जरूरी है कि महत्वाकांक्षाओं को पहचाना जाए, जाना जाए। यहां अंग्रेजों और नवाब की महत्वाकांक्षा एक नहीं, अलग अलग थी, और अलग अलग थी और टकरा रही थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नवाब की महत्वाकांक्षा में भी दो बातें हो सकती हैं। एक के सिर्फ शासक की भूमिका में है, दूसरा के शासन के साथ साथ लाभ की भूमिका भी है। अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में थे, उनकी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा व्यापार करना होना चाहिए। अब देखिए, अगर कंपनी की महत्वाकांक्षा सिर्फ व्यापार करना होता तो विवाद नहीं पैदा होता, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करना। लेकिन दोनों की महत्वाकांक्षा एक हो गई। यानी सिराजुद्दौला तो शासक था ही, उसका उद्देश्य शासन करना था, और अंग्रेजों की भी महत्वाकांक्षा ये हो गई कि हम भी शासक बने बंगाल। तो ऐसे परिस्थिति में दोनों के बीच संघर्ष जो है होना अनिवार्य था। तो इस तरह से साबित होता है कि दोनों की समान महत्वाकांक्षा होने के कारण दोनों के बीच विवाद पैदा हुआ, और ऐसे विवाद ने विभिन्न कारणों को जन्म दिया, जिस कारणों ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। अब जब ये तय हो गया कि दोनों को एक ही गद्दी चाहिए, वो थी बंगाल का नवाब का, तो ऐसे में दोनों के बीच संघर्ष होना अनिवार्य था। और ये सारे संघर्ष, ये सारे विवाद, ये सारे कारण अंग्रेजों के द्वारा पैदा किए गए थे। आप गौर से देखिएगा, इसके लिए नवाब उत्तरदायी नहीं था। यानी प्लासी के युद्ध का बैकग्राउंड, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि अंग्रेजों ने स्वयं तैयार की। नवाब इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। आप गौर से देखिएगा तो आपको ये तथ्य जो है वो उभर कर करके सामने आएगा। जैसे कारण में पहला हमने लिखा है कि राज्याभिषेक का मामला, जो ओथ सेरेमनी होता है किसी भी समय का, किसी भी जगह, तो जो अधीनस्थ सामंत होते हैं, ये अधीनस्थ राजा होते हैं उस क्षेत्र का, या जो विदेशी शक्तियां होती हैं उस क्षेत्र में, या बड़े बड़े नोबल क्लास के लोग होते हैं, उसमें व्यापारी भी आ गए, साहूकार भी आ गए, बड़े किसान भी आ गए। तो जब कोई राजा बनता है तो उसके राज्याभिषेक समारोह में वो कुछ नजराना लेकर के पहुंचता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ ये होता है कि उस राजा की प्रभुता को हमने स्वीकार कर लिया। और यदि कोई नहीं आता है तो इसका अर्थ क्या होता है कि हम उस जो नया नवाब या नया राजा बना है उसकी प्रभुता को हम स्वीकार नहीं करते। बात समझ आई कि नहीं? तो सभी लोग आए, फ्रांसीसी भी आए, यहां तक कि जगत सेठ और अमीनचंद भी आया, लेकिन अंग्रेज नहीं आए। उस समय अंग्रेज का जो गवर्नर था, कंपनी का जो गवर्नर था, वो ड्रैक था। तो ड्रैक को आना चाहिए था। कौन था? ड्रैक। तो ये ड्रैक को आना चाहिए था, या नहीं आता, बीमार था या अन्य कोई कारण थे, तो अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए। सब नाम मटेरियल्स में है, घबराइए नहीं, आप पढ़िएगा। तो यहाँ मेरा उद्देश्य है कि अच्छे से दिमाग में बैठा रहे। बाकी मटेरियल सब लिखा हुआ है, तो मैं आपको, तो ना ड्रैक आया ना अपना प्रतिनिधि भेजा। इसका मतलब क्या है कि आप ये साबित कर रहे हैं कि हम नवीन नवाब को स्वीकार नहीं करते, हम नवीन नवाब की सत्ता को नहीं मानते। तो राज्याभिषेक के अवसर से ही अंग्रेजों ने अपना विरोध दर्ज कर दिया। तो ये संघर्ष का कारण तो वहीं समय उपस्थित हो गया। ठीक है। दूसरा कि घसीटी बेगम का मामला, आपको पूर्व में ही हम बता चुके हैं कि घसीटी बेगम कौन थी। तो नवाब सिराजुद्दौला जो नया नया बना था, उसकी बड़ी मौसी थी, है ना। अब उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी? तो नहीं संतान,
तो शौकत जो उनको बनाना चाहिए नवाब। अब इस हेतु नवाब जैसे ही बना सिराजुद्दौला, उसने दरबारी षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो नवाब ने देखा कि दरबारी षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काफी धनी है, बल्कि हमसे भी ज्यादा धनी है। तो अगर इसके धन को छीन लिया जाए तो फिर जो है वो ये शांत पड़ जाएगा। तो अब वो तो नवाब प्रशासन चला रहा था ना, यूं ही ठीक है राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र भी ऐसा नहीं कि बिना नियम कानून के चलता है। हर राजा अपने शासन को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाता है, उसके ऑफिसर्स होते हैं, उसके कार्यालय होते हैं, तो इन चीजों को संपन्न करता है। तो उसने इंक्वायरी बैठा दी। सुंदरलाल की किताब पढ़ेंगे आपको तो पूरा वो लेटर मिलेगा आपको, मेरे पास है, मैंने आप डिटेल से कहाँ से आप बोल रहे हैं सर, तो उसका सोर्स आपको बता रहे हैं। सुंदरलाल आज़ादी के समय के राइटर है, गांधी जी के साथ रहा करते थे, बड़ा अच्छा आधुनिक भारत का इतिहास लिखा है उन्होंने। तो उनकी विशेषता ये है कि जो उसमें पत्राचार हुआ बहुत सारी चीज़ों पर, तो उन पत्रों को ही छाप दिया है उन्होंने। तो आपको ऐसा लगेगा वो पुस्तक पढ़ते के समय कि हम उस युग में पहुंच चुके हैं, बात कर रहे हैं इतिहास। तो वो बताते हैं कि एक सेटअप हुआ किस चीज का, इंक्वायरी का, कि जांच करे कि घसीटी बेगम ने कैसे कैसे दौलत हासिल की और कितना दौलत उसके पास है। घसीटी बेगम को जैसे ही पता चला तो वैसे ही सारे संपत्ति जो उसकी थी उसको एकत्र किया एक जगह, और रात में राजबल्लभ उस समय दीवान था। हाँ, इस टॉपिक में कुछ नाम है, दीवान था किसका, अलीवर्दी, सॉरी सिराजुद्दौला का नाम था राजबल्लभ। इसी का पुत्र था जिसका नाम था कृष्ण बल्लभ। क्या? कृष्ण बल्लभ। तो घसीटी बेगम ये जान गई कि साहब अब तो इंक्वायरी हो रहा है, हम तो भ्रष्टाचार के माध्यम से धन इकट्ठा किए, साबित हो जाएगा कि ये भ्रष्ट धन है तो सब सीज हो जाएगा, तो हम गरीब हो जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे इससे। तो रात में राजबल्लभ के बेटे कृष्ण बल्लभ को सारा धन दे दिया और कहा कि इसको ले जाकर के कलकत्ता पहुंचा दो, क्योंकि कलकत्ता में अंग्रेजों का अधिकार था। पूर्व में ही आप पढ़ चुके, कलकत्ते की स्थापना कैसे हुई, उसकी मिल्कियत बन गई थी अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, याद है ना, फर्स्ट क्लास में आपको, सेकंड क्लास में बताया होंगे ये। अब ये चला गया, अंग्रेज को बहुत अच्छा अवसर मिला, उसने उसको राजाश्रय दे दिया कृष्ण बल्लभ को। और अमीन चंद जो वहां का व्यापारी था, धनी व्यापारी, अच्छी बिल्डिंग थी उसकी कलकत्ते, तो वहां जो है उसको रख दिया। अब ये तो नवाब के खिलाफ जो है एक प्रकार का कृत्य था। तो नवाब ने मांग किया अमीन चंद से, अंग्रेजों से, कि तुम कृष्ण बल्लभ को दौलत सहित वापस करो। अंग्रेजों ने वापस करने से इनकार कर दिया। ये दोनों के बीच संघर्ष का कारण बना है। तो पहला आपने देखा, दूसरा ये, इसमें एक नाम और क्या है, तो अमीन चंद। ये अमीन चंद के यहाँ जाकर के, ठीक है। अब आइए कोठी न दिखाने का मामला। ठीक है, कलकत्ता को उसने खरीदा था, लेकिन था तो बंगाल के अधीन हो, तो संप्रभुता के हिसाब से अंग्रेज बंगाल के नवाब के अधीन माने जाएंगे। तो ऐसे में शासक को अधिकार है कि किसी की कोठी का जाकर के मुआयना करे, देखे। आज भी भारत सरकार है तो आपका घर है, ठीक है, निजी घर है, लेकिन अगर पुलिस को शक हो जाए कि यहाँ कुछ आपत्तिजनक चीजें हैं या किसी विदेशी आदमी को ठहराए हुए, ये कह ली कि अनलॉफुल काम हो रहा है इसके घर में, तो पुलिस आपके घर को सर्च कर सकती है। अगर आप दिखाने से इनकार कीजिएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आप भारत की प्रभुता को नहीं मान रहे हैं, ये माना जाएगा ना। तो ये नियम हर दौर में लागू होता था। तो नवाब ने कहा कि हम आपकी कोठी देखना चाहते हैं कि आपने क्या क्या बनाया है। अंग्रेजों ने नवाब को कोठी दिखाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ
कि नवाब की प्रभुता को हम नहीं मानते। तो ये तीसरा कारण बना नवाब और उसके बीच में। उसके बाद है दरबारी षड्यंत्र में हस्तक्षेप। जो यहाँ ये लोग तीनों लोग दरबारी षड्यंत्र कर रहे थे, तो अंग्रेज जो था इसमें हस्तक्षेप करते नहीं, बराबर पत्राचार या मिलना जुलना इन लोगों के बीच होता रहता था। दरबार में जो साजिश रची जा रही थी नवाब के खिलाफ उसके लोगों के द्वारा, तो उस साजिश को प्रमोट कर रहे थे अंग्रेज, न्यूट्रल नहीं बने हुए थे। तो किसी के भी आंतरिक मामला में आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो वो आपका शत्रु बन ही जाएगा। तो ये चीज भी कॉज बना अंग्रेज और नवाब के बीच संघर्ष का। फिर लास्ट में किलेबंदी का मामला। ये जो किलेबंदी का मामला है ये सप्तवर्षीय युद्ध से जुड़ा हुआ है। सप्तवर्षीय युद्ध, जैसा कि नाम से पता है कि सप्त बने 7, यानी 7 वर्षों का युद्ध। तो हुआ कहाँ? ये यूरोप में हुआ। तो यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस आपस में 7 वर्षों के लिए लड़ रहे थे, उस समय युद्ध चल रहा। तो इससे आभास हुआ फ्रांसीसियों को कि ये युद्ध कहीं भारत में भी ना हो जाए। और भारत में हुआ था, जैसे कर्नाटक का जो 3 वार था, तो 3 वार पर भी सप्तवर्षीय युद्ध का 2 वार पर प्रभाव पड़ा था। और वहां अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़े तो भारत में कर्नाटक में भी लड़ने लगे। तो ये डर बंगाल में भी हो गया था कि कहीं अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में बंगाल में न लड़ने लगे। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि दोनों कंपनियों ने, बंगाल में चंदरनगर पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, चंदरनगर में फ्रेंच कंपनी थी, फ्रेंच कोठी थी, और हुगली में जो थी या कलकत्ते में जो थी वो ब्रिटिश कंपनी थी। तो आपस में आक्रमण के भय से, यानी फ्रेंच अंग्रेजों पर न आक्रमण कर दे, अंग्रेज फ्रेंच पर नहीं आक्रमण कर दे, दोनों विदेशी शक्तियों ने अपने कोठी की किलेबंदी शुरू कर दी। तो नवाब सिराजदौला ने आदेश जारी किया कि तुम व्यापारी हो और तुम्हें हम पूर्ण सुरक्षा देंगे, कोई तुम्हें क्या बोलते हैं, परेशान नहीं करेगा, तुम्हें किलेबंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नवाब के इस आदेश को फ्रांसीसियों ने मान लिया और उसने तुरंत जो है किलेबंदी बंद कर दी। लेकिन अंग्रेजों ने न सिर्फ न माना बल्कि ये कहा, खाई खोद रहा था अंग्रेज, कहा कि किलेबंदी बंद कर दी जाएगी लेकिन मुसलमानों के सर से। इसका मतलब क्या है कि खुलेआम युद्ध की चुनौती दे डाली उसको। अब ऐसे परिवेश में जो ये सब कॉज आपने देखा, तो इन सभी परिवेश में ये 5 जो कॉज आपको हमने पढ़ाया, तो इसकी प्रतिक्रिया हुई। क्या हुआ? प्रतिक्रिया, रिएक्शन। और प्रतिक्रिया ये हुआ साहब कि नवाब जून 1756 ईस्वी ना, अभी 56 ही चलेगा, ठीक है। 3 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार पर अधिकार कर, और उसके बाद 16 जून 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर आक्रमण। और
20 जून 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये सब जो कॉज थे जिसका हमने अभी वर्णन किया, तो नवाब शक्तिहीन नहीं था, नवाब शक्तिशाली था। तो ऐसी परिस्थिति में उसने अभियान किया मुर्शिदाबाद से और कासिम बाजार पहुंचा। हुगली, कासिम बाजार, कलकत्ता, ये 3 अलग अलग कोठियां थी, तीनों एक नहीं थी। तो कासिम बाजार पे अधिकार कर लिया, वहां का ड्रेसर ये क्या अधिकारी था उसको पराजित कर दिया और 11 दिन का सफर करके बहुत तीव्र गति से वो कलकत्ता पहुंचा और 16 तारीख को पहुंच करके उसका 16 से 20 तक युद्ध होता है। यूं नहीं कि नवाब को आकर के देखा और अंग्रेज भाग गए, बल्कि 4 दिनों तक युद्ध चलता है। इस युद्ध में अंग्रेज पराजित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि नवाब शक्तिशाली था और 20 तारीख को जो है वो कलकत्ते पर अधिकार कर लेता है और मानिक चंद को, किसको? मानिक चंद एक नवाब का अधिकारी है, इसको कलकत्ता सौंप कर, यानी कलकत्ता सौंप कर, यानी वहां इसको अपना अधिकारी बना दिया मानिक चंद को। नवाब मुर्शिदाबाद लौटाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिराजुद्दौला था उसका यह अभियान सफल रहा। अब इसी के साथ एक घटना जुड़ी हुई है, ब्लैक होल ट्रेस की। इसको हिंदी में बोलते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना, यानी ब्लैक होल ट्रेस। ये क्या है साहब? तो जब यहां हार हो गया अंग्रेजों का, तो उस समय का जो गवर्नर था ड्रैक और कंपनी का जो सेनापति था मिनीची, ये दोनों कलकत्ता छोड़कर जो बचे हुए लोग थे उसको लेकर के भाग गए फाल्टा। फाल्टा एक टापू है जो अरब बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और वहां जाकर के शेल्टर लिया, यानी भागे नहीं भारत से बल्कि कलकत्ता से छोड़ दिया। और जो अंग्रेज बचे तो उसके साथ एक घटना होती है जिसका जन्मदाता, ये जो काल कोठरी का घटना बोला जा रहा है, इसका जन्मदाता एक अंग्रेज था जिसका नाम था हॉलवेल। ये बाद में चल कर करके लॉर्ड क्लाइव के बाद बंगाल का स्थानापन्न गवर्नर भी बना, यानी एक्टिंग गवर्नर। ठीक है ना? यही हॉलवेल के विवरण में मिलता है काल कोठरी की घटना, जिसमें ये हॉलवेल कहता है कि 20 जून 1757 को 18 गुने 14.2 मीटर के एक कमरे में, ठीक है ना, 146 अंग्रेजों को जो पकड़े गए थे, इस कमरे में नवाब ने क्या कर दिया? बंद कर दिया, इतने छोटे कमरा में। और जब 24 घंटे बाद 21 जून को जब कमरा खोला गया तो इसमें 123 जो है वो मृत पाए गए और 23 ही जीवित बचे। उन जीवित में एक व्यक्ति हॉलवेल भी था। बात समझ आई? तो ये जो घटना है
इस घटना को काल कोठरी की घटना के नाम से हम लोग जानता है। जानते हैं। क्लियर? Yes. कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए कि इस घटना का जो काल कोठरी की घटना है, इसकी सत्यता क्या है? क्या ये सही था? तो सत्यता का अगर अनुसंधान करते हैं हम लोग, रिसर्च करते हैं हम लोग, तो निम्न तथ्य पर ध्यान देना होगा कि इसकी सत्यता के अनुसंधान में पहला कि इतने छोटे कमरे में 146 में कैसे होगा? 146 लोगों को रखना असंभव था। अगर बोड़ा के हिसाब से भी रखा जाता तो 146 लोग उसमें नहीं हट सकते। नहीं है। ऐसे से सजा करके आदमी को रखा जाता एकदम ऊपर तक, तो 146 लोग नहीं रह सकते। तो भौतिक रूप से ही पहली बात ये गलत है। दूसरा कि हॉलवेल का जो व्यक्तित्व है, वो भी ये प्रमाणित करता है कि ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए, हर आदमी का एक होता है कि कोई व्यक्ति है जो सच बोलता है हमेशा, तो उसकी बातों पर लोग यकीन करते हैं। एक व्यक्ति खाली झूठा ही बोलता है, तो ऐसे लोगों की बातों पे लोग यकीन नहीं करते। तो हॉलवेल एक झूठा व्यक्ति, वो जीवन में सच बोलता ही नहीं। तो जो झूठा था, उसके वो जन्मदाता इस घटना का है, तो उसकी बात को कैसे माना जाए? कैसे माना जाएगा? तीसरा कि जो अलीनगर की संधि था, अलीनगर की संधि, ये कल पढ़ाएंगे आपको, तो बताएंगे कि 57 में फरवरी महीने में 9 फरवरी को नवाब और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि होती है। और ये संधि एक आरोपित संधि थी, क्योंकि बाद में नवाब हार जाता है तो दब करके संधि करता है। तो जब ये घटना घटी थी तो अंग्रेज जो सारी सुविधा प्राप्त कर लिए संधि के माध्यम से, तो उस घटना में इसका उल्लेख होना चाहिए था, इसका हर्जाना लेना चाहिए था। लेकिन अलीनगर के संधि में कोई वर्णन नहीं है, जबकि नवाब पर ये एक आरोपित संधि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस समय का एक राइटर है गुलाम हुसैन। ये किताब काफी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव भी इस पर क्वेश्चन आता है। इसीलिए इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था तखारन। देखे तो किताब का क्या नाम था? गुलाम। कौन सा? देखिए, सियारुल मुत्तखरैन। मुतखैरिन। सियारुल, मुतखैरिन। हाँ, ये याद रखिएगा नाम, सियारुल मुतखैरिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुलाम हुसैन ने जो सियारुल मुत्तखरैन लिखा किताब, तो उस समय का यानी 18वीं शताब्दी का पूरा डे टू डे हिस्ट्री लिखा। अभी भी लोग रिसर्चर जो बंगाल पर रिसर्च करते हैं, वो बिना सियारुल मुत्तखरैन के रिसर्च कर ही नहीं सकते। तो इतना डिटेल्स में अगर उस समय का सोर्स हमारे पास उपलब्ध है और एक एक दिन का उसने वर्णन दिया है, तो फिर ब्लैक होल ट्रेजेडी का उसने वर्णन क्यों नहीं किया? तो ये 4 आधार इस बात को प्रमाणित करता है कि जो हॉलवेल का ब्लैक होल ट्रेजेडी का सिद्धांत था वो सत्य नहीं था, झूठ था। ये ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हो चुका है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में यहाँ से बात का सफर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 56 में लगा सर। कौन? सर घटना हाँ, 56 में हुआ था। सब 57 एक नहीं तो कर लीजिए 56 इधर 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 56 ऊपर में लिखे हैं। वहाँ पे मुतखैरिन लिख दीजिए। हाँ? नीचे सबसे लास्ट मुत्तखरैन, ठीक है, सियारुल मुत्तखरैन। तो ये हुआ
और तब तक के लिए फिर कल के लिए हमको इजाज़त दीजिए।